सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। तो कल अपन ने टीवी के बारे में देखा था बहुत कुछ, तो आई होप कि आप लोगों ने कवर कर लिया होगा अभी तक वो टॉपिक। क्योंकि देखो यार, टीवी में ना डेली कुछ ना कुछ एडिशन होगा इस साल, तो प्लीज पहले से रेडी रहो तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, लास्ट टाइम पे हड़बड़ी मचाने से अच्छा अभी से ही रेडी हो जाओ टीवी के ऊपर, तो बेटर रहेगा। क्योंकि आज टीवी कॉन्फ्रेंस में और टीवी से रिलेटेड एक पेटेंट का भी न्यूज है, तो कहीं ना कहीं लीगल और सीए का भी ये टॉपिक करता है अपने आपस में। ठीक है, तो पहला टॉपिक पता चली गया होगा, इवन व्हेन आई वाज टेकिंग क्लास, तो इसमें मैंने बताया भी था कि हाँ, कि राहुल गांधी डिफेमेशन केस में जेल जा रहे हैं। बट इनको सस्पेंड कर दिया गया एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाइन वार्ड से। ये एमपी है वाइन वार्ड से, तो देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस है, क्या सस्पेंशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, किस केस में इन्हें सस्पेंड किया गया है फिलहाल। और डिफेमेशन ये जो है ये क्रिमिनल डिफेमेशन है, सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी है, इस चीज से डील करता है। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है वो सीएलडी का टॉपिक बनेगा, कंटेम्प्ररी लीगल डेवलपमेंट, जो आप पढ़ते हो। और क्लैट का बड़ा फेवरेट टॉपिक भी है सीएलडी, तो प्लीज बी रेडी। ठीक है, ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन अगर क्लैट लीगल का देता है ना, तो वो 15 से 20 क्वेश्चन सीएलडी का देगा। मतलब 45 से 50% पेपर रहता है, वो डेली न्यूज में चलता है, वो उस टॉपिक्स उठाता है वो। तो दूसरा है इंडिया रिजेक्ट्स जॉनसन एंड जॉनसन अटेम्प्ट टू एक्सटेंड पेटेंट टू द टीबी ड्रग। ये जे है, जॉनसन एंड जॉनसन, वो है ना जॉनसन बेबी, वही वाला है जॉनसन जॉनसन। तो उसके टीबी ड्रग को पेटेंट को एक्सटेंड करने से इंडिया ने मना कर दिया। ये बहरहाल किसी और कंट्री में एक्सटेंड करेंगे, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, बट इंडिया में ये एक्सटेंड नहीं करेंगे। और ये इंटरेस्टिंग है ये न्यूज, और अभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज 24 मार्च है। 24 मार्च को अपन सेलिब्रेट करते हैं टीबी डे। और कल हम लोगों ने पूरा टीबी देखा था कि कैसे कैसे क्या स्कीम चली, 62 से चली, 97 में चेंज हुआ, 2006 में वर्ल्ड वाइड हुआ, फिर 2020 में फिर वापस से नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम हो गया। ठीक है, कैंपा देखेंगे। ये कैंपा है एग्जैक्टली कि एफोरेस्टेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। कल के आईपीसीसी के रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में इस पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज निकाह हलाला। तो सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्टेब्लिश हो रही है इस पे, निकाह हलाला और पॉलीगैमी को देखने के लिए। दिस इज अ प्रैक्टिस इन इस्लाम। तो इससे आप सीए प्लस लीगल दोनों का टॉपिक देख सकते हो। और डीयूएलएलबी वालों ज्यादा खुश मत हो जाना, लीगल खत्म हो गया एग्जाम से, तो ये सब करंट अफेयर्स के टॉपिक है, घूम फिर के लीगल में आ जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में डालेगा तो कहीं ना कहीं लीगल में हेल्प हो जाएगी। और आप एमएस सेट का एग्जाम देने वाले हो कुछ महीने में, तो ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज वायु परियार। अच्छा, जिन लोगों को एनएल सेट देना है या फिर जो स्लैट का रिटर्न देने वाले हो, रिटर्न तो देना ही पड़ेगा ना अगर स्लैट में सिम्बायोसिस में चाहिए एडमिशन, तो वो इस टाइप के टॉपिक्स पे ध्यान रखा करो। पॉलीगैमी इन इस्लाम, व्हाट इज निकाह हलाला, या फिर कुछ कुछ इस तरीके जो टॉपिक जो चलते रह रहे हैं उन पे ध्यान दो। डिफेमेशन वगैरह पे ध्यान देता रहा करो। ये सब टॉपिक्स पूछे जाते हैं। कल एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर एनएल सेट के लिए क्या करें, कुछ स्पेशल नहीं करना होता है, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं डेली न्यूज में चलती, उन पे आपको काम करना है। जैसे आईपीसीसी रिपोर्ट आया तो इस पे ऐसे तैयार कर लो। ठीक है, कि कैसे इंडिया एफोरेस्टेशन कर रहा है, आईपीसीसी का जो रिपोर्ट आया 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसको कैसे अपन अडॉप्ट कर सकते हैं, टीबी को अपन कैसे फाइट कर रहे हैं, डिफेमेशन से कैसे डील किया जाता है, या क्या है रिसेंट जजमेंट्स, या जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो जेल टर्म डिक्लेयर होता है तो उसके बाद उनके पास क्या क्या रेमेडीज हैं। ये सब आपको नहीं पूछा जाता है व्हेन इट कम्स टू द एसे। निकाह हलाला पूछा जाता है, ठीक है, यूसीसी पूछा जाता है, तो वहां से आप कहीं ना कहीं इस चीज को रिलेट करते हो। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक है हमारे पास, राहुल गेट्स 2 ईयर जेल टर्म इन डिफेमेशन केस। खैर इनको बेल का प्रोविजन को दे दिया गया, 30 दिन का इनके पास एम्बिट है कि ये अपर मतलब कोर्ट में जाकर के, हायर कोर्ट में जाकर के फिर वहां से ये बेल ले ले। बट इज लुकिंग वेरी स्मार्ट इन दिस, एंड देखते हैं 2 ईयर का जेल टर्म इनका क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, और जेल टर्म यही था, इन्होंने कहा था कि जितने भी मोदी सरनेम वाले होते हैं वो चोर होते हैं। ठीक है, और अगर इस चीज पर डिफेमेशन के लिए अगर कोर्ट सजा देने लग जाए ना, तो मोदी जी भी जेल के अंदर हो जाए। ठीक है, या फिर बहुत ऐसे पॉलिटिशियंस स्टालवर्ड्स लीडर्स हैं वो भी जेल के अंदर होते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इम्प्लिसिट, ये सबको पता है कि इट इज अ पॉलिटिकल स्टंट या एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड जजमेंट था। बट हाँ, इसको जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इस पर कुछ ना कुछ कार्यवाही जरूर की जाएगी। 2019 का ये डिफेमेशन केस है, तो इसमें आपको क्या देखना है इस पूरे एस्पेक्ट में, पहले वो देखो। ठीक है, ये चल हमारा मेन एस्पेक्ट है अभी का डिफेमेशन। ठीक है, डिफेमेशन। और क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को
कन्विक्ट किया गया है इसमें। अब इसमें जब देखोगे डिफेमेशन, तो डिफेमेशन जो अभी प्रेजेंट केस है इनका 500 आईपीसी में आता है, ठीक है। ये क्रिमिनल डिफेमेशन के बारे में बात करता है। CR डॉट जहां पर भी लिखा हो समझ जाओ क्रिमिनल है, क्रिमिनल डिफेमेशन की बात करता है। डिफेमेशन में बेसिकली अब क्योंकि ये MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनकी अनसीटिंग होगी यहाँ पर, जो हो भी गई है। आज 1:30 या 2 बजे के आसपास आई हैव सीन द न्यूज की पार्लियामेंट से वो लेटर आ गया है कि इनको बर्खास्त किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन इतनी भी आई डोंट नो व्हाई, इतनी क्या जल्दी थी आपने, मतलब 24 घंटा भी नहीं होने दिया जजमेंट और खत्म करके। खैर चलो, बहुत सारी बातें जो हम करेंगे इसमें। अगर इसमें बात करोगे राहुल गांधी के बारे में, तो ये वायन वार्ड से MP है। बाकी सब चीजें अभी डिटेल में पढ़ेंगे अपन, टेंशन नहीं लेना। वायन वार्ड से MP है राहुल गांधी, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वायन वार्ड से, तो वायन वार्ड इनकी सीट है। डिफेमेशन का केस हुआ था 2019 में। इन पे जो केस हुआ था डिफेमेशन का वो 2019 में हुआ। अच्छा, 2019 में इन पे डिफेमेशन का केस हुआ। एंड आगे अगर जाके देखें तो इनमें कहा गया था कि ऑल जितने भी मोदी नाम वाले होते हैं वो चोर होता है, ठीक है, ऐसा बोला था इन्होंने। अब इसका स्क्रीनशॉट देखे या फिर ये मत समझना ना कि मोदी चोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने कहा था कि जितने भी मोदी नाम वाले लोग होते हैं वो चोर होते हैं, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोल दिया था। ये नीरव मोदी के स्कैम पे और फिर उसके बाद ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो उस पर ज्यादा जोर नहीं देना है आपको। 500 ऑफ IPC जो इसे डील करता है, अनसीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वायन वार्ड MP। एंड मोर ओवर अगर आगे देखें हम डिफेमेशन से रिलेट करके इस चीज को, तो एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है इस केस में, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। बट प्रायर इनटू दिस हम देखेंगे अनसीटिंग ऑफ MP के बारे में। पहले भी अपन देख चुके हैं अनसीटिंग ऑफ MP, वो आपको 101, 191 इसमें आपको मिल जाएगा। प्लस 10th शेड्यूल में भी होता है कि इनका रिमूवल होता है। 10th शेड्यूल नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। आया राम गया राम, इसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन। एंड जो थर्ड होता है वो है आपका RP एक्ट। तो ये क्या था, ये तीन देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तुरंत। जो MPs का मतलब रिमूवल हो सकता है वो बेसिकली 3 पॉइंट पे होता है। ये तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 101 या 191 इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह सब आ जाता है। 10th शेड्यूल से हो सकता है। 10th शेड्यूल बोले तो एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर आप डिफेक्ट कर देते हो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हो। और ये चीज हम लोगों ने रिसेंटली अभी देखा था उद्धव ठाकरे के केस में, ठीक है। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया था। उसके बाद थर्ड है RP एक्ट। RP एक्ट में सेक्शन है सेक्शन 8। सेक्शन 8 के 4 क्लॉज हैं बेसिकली, चौथा कैंसिल हो गया था। यहां पर देखो ध्यान से, जब RP एक्ट देखोगे इस वाले केस में RP एक्ट काम करेगा आपका। RP एक्ट बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इसमें बेसिकली 81, 82, 83 और 84 था, ठीक है। 84 को काट दिया गया बाई लिली थॉमस। एक सुप्रीम कोर्ट का केस आया लिली थॉमस, ठीक है, उसमें से काट दिया गया इसको। अब 84 ये बोलता था कि जैसे मान लो कि आज राहुल गांधी को डिफेमेशन के लिए किया गया, ट्रायल किया गया एंड ही वाज कन्विक्टेड, तो उसके 3 मंथ के बाद उनको अनसीट किया जाएगा, ये बोलता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या तरीका भाई, 3 मंथ के लिए क्या करोगे तुम बैठ के अंदर, तुरंत खत्म करो, हटो निकलो यहाँ से। तो इसमें कहा गया कि इमीडिएट इफेक्ट से अनसीटिंग होनी चाहिए, वही अप्लाई यहाँ पर किया गया है। बट लिल थॉमस में ये भी बोला गया था कि 30 डेज का टाइम दिया जा सकता है उनको, जो गुजरात हाई कोर्ट ने दिया भी था, ठीक है। तो ये लिली थॉमस के केस में ये 8 क्लॉज 4 हटा दिया गया। बट राहुल गांधी का जो हुआ है डिफेमेशन वाला वो 8 क्लॉज 3 में हुआ है। तो देखेंगे कि 81, 82, 83 क्या है, 84 क्या है। तो एक ओवरव्यू था ये, आई गेस कि यहाँ पर एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी इस पूरे एस्पेक्ट में क्या क्या चीजें हैं। अब हमें आसान रहेगा इधर मूव करना। तो पहला है सूरत का कोर्ट है, ठीक है। राहुल गांधी को वाई ऑल थीव्स है मोदी सरनेम, इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था। इन कंप्लेंट मिस्टर पुर्णेश मोदी साहब ने कर दिया कि भाई डिफेमेशन है और ये वाइन वार्ड से MP भी है। तो देखो भाई क्या बोल रहे हैं, द कोर्ट विच हेल्ड गांधी गिल्टी हैज ग्रांटेड हिम बेल एंड सस्पेंडेड द सेंटेंस फॉर 30 डेज। 30 डेज का सेंटेंस इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि देखो ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये MP है, ठीक है। इसके पास एक पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी है इस आदमी के पास, वाइन वार्ड की कॉन्स्टिट्यूंसी इसके पास है। तो डेट्स वाई ही नीड टू रैप अप हिज वर्क, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड
वो क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां से चुना गया है वो आदमी, तो जरूरी होता है कि एक बार हायर कोर्ट के पास भी उसके पास अपील होनी चाहिए। तो अगर 30 दिन के अंदर अपील कर देते हैं तो स्टे लग जाता है, उनको हटाया नहीं जाता। बट क्या कर सकते हैं, अभी तो हटा ही दिया गया। वायनवाड केरला से ये एमपी है। व्हाट आर द लीगल प्रोसीजर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, अभी हम लोग जस्ट बात किया था कि तीन लीगल डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं, 101, 191 क्या है अभी बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना। आरपी एक्ट और 10 शेड्यूल, ठीक है, सबके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ए है 102 क्लॉज 1, ये बेसिकली ये बोलता है, इसमें 102 है, आई डोंट नो व्हाई आई रिमेंबर ऑलवेज 101, वैसे 101 भी ऑलमोस्ट सेम कहानी स्टार्ट हो जाती है। 102 191 से है कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल। बेसिकली ये बोलता है कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में ये आर्टिकल मेंशन करता है 102 क्लॉज 1 और 191 क्लॉज 1। डिफरेंस दोनों में यही है कि ये यूनियन के लिए है और ये स्टेट के लिए, ठीक है, ये पार्लियामेंट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है। और ग्राउंड क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर, अभी जस्ट बताया था, अनसाउंड माइंड या हैविंग नॉट वैलिड सिटीजनशिप और ये सब चीजें, इंसॉल्वेंट है। तो ये ग्राउंड याद रखना, आपको अगर पूछा जाता है तो आई वोंट बी सरप्राइज कि ये चीज कहीं और से पूछा गया, ये पॉलिटी लीगल का क्वेश्चन नहीं होगा बल्कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसी में डिफाइन किया गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वही होता है कि एक पैसा का भी अगर एक्स्ट्रा रख रहे हो, इवन इफ यू हैव अ गवर्नमेंट उसमें, तो फिर भी आप ये चीज कर रहे हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अनसाउंड माइंड हो, इंसॉल्वेंट हो या फिर वैलिड सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इज 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल इज द एंटी डिफेक्शन लॉ अगेन, तो उसमें कुछ ज्यादा स्पेशल है भी नहीं। एंटी डिफेक्शन के बारे में हमने बहुत बार बात की है, जिसको भी नहीं पढ़ा एंटी डिफेक्शन लॉ, एक बार प्लीज पीछे जाकर के उद्धव ठाकरे वाली कोई सी भी एक वीडियो उठा लेना, मैंने एंटी डिफेक्शन कवर किया है उसमें, ठीक है। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड किया गया था। अच्छा, दिस प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अच्छा, थर्ड प्रिस्क्रिप्शन है आरपी एक्ट। आरपी एक्ट क्या बोलता है कि कन्विक्शन इन क्रिमिनल केसेस, सेक्शन 8 डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन से। 8(1) बोलता है कि अगर आप ब्राइबरी लेते हो, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन होता है, तो आप वहां पर कन्विक्टेड हो गए। 8 क्लॉज 2 यह बोलता है कि प्रॉफिट कर रहे हो, एडल्टरेशन ऑफ फूड ड्रग्स और कन्वेंशन, इसमें 6 मंथ तक का सेंटेंस की बात की जाती है, फिर ड्रॉई प्रोहिबिशन के अंदर आप आते हो। तो ये दो तो राहुल गांधी का नहीं था। थर्ड क्या है, डिस्क्वालीफाई कन्विक्टेड पर्सन हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू प्रिजन फॉर नॉट लेस देन 2 years। अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा मिलती है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा एज पर 8 क्लॉज 3। राहुल गांधी 8 क्लॉज 3 के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो डिफेमेशन केस चल रहा था 2019 से, उस पे सूरत के कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा सुनाई है, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये 8 क्लॉज 3 के अंदर आ जाते हैं। तो वो उसको उसी दिन के हिसाब से डिस्क्वालीफाई माना जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 6 years सिंस इज रिलीज, कि 2 साल अपना पूरा करेगा, फिर उसके बाद 6 साल के बाद ये आ सकता है, नहीं तो उससे पहले तो नहीं आएगा। देख लो ना, ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 years। जैसे मान लो अगर आज राहुल गांधी जेल जाते हैं, ठीक है, आज लेट सपोज 2023 में जेल गए मार्च में, ठीक है, 2 साल लगा लो, 2025 मार्च में ये वापस आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 6 साल यानी 2031 तक ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 6 साल का कूलिंग ऑफ दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी में इनको सस्पेंड किया गया। हटाओ भाई, 2031 तक तो शांत हम रह सकते हैं, कोई अपोजिशन में बोलने वाला नहीं रहेगा। चलिए, 2018 में एक केस आया था लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि दैट द डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन बाय द एपेलेट कोर्ट। Here it should be noted that the stay cannot merely be suspension of sentence but a safety of convention, but a stay of convention। कि मान लो कि अगर सुप्रीम किसी कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है कि हाँ भाई अभी नहीं 30 दिन के सस्पेंड किया जाएगा, तो डेट इज अ स्टे, उस पर रोक लगा दी गई है, आप अभी हायर कोर्ट जा सकते हो। और इस पर लैंडमार्क जजमेंट है लिली थॉमस में, जिसमें 8 क्लॉज 4 को हटा दिया गया। लिली थॉमस लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, द वर्डिक्ट स्ट्रक डाउन अ प्रोविजन ऑफ आरपी एक्ट which allowed convicted lawmakers to continue in office if they have filed an appeal within 3 months of their conviction। तो ये अलग बात है लिली थॉमस की, बट हाँ अभी के हिसाब से लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई होता है। एंड इनको पूरा सेफ्टी था अभी कि आराम से ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं 30 दिन के अंदर, ठीक है। अब बस उसके हिसाब से इनको प्रोसेस अगर फॉलो कराए तो सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट, वापस इनको करना पड़ेगा ये चीज। तो देखते आगे क्या होता है। अभी के हिसाब से इनको डिसमिस कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं, इंडिया रिजेक्ट्स द जजेस अटेम्प्ट टू एक्सटेंड द पेटेंट ऑन टीबी। देखो कल हम लोगों ने कुछ बातें करी थी टीबी के ऊपर, देख लेते हैं क्या बातें करी, एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से। टीबी
टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। ये बातें तो सबको पता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसका एक वैक्सीन था बैसिलस कैलिमिटी यूरिन, ठीक है। अच्छा, टीबी डे कब होता है? 24 मार्च। वी कैन एंड टीबी इसका थीम। अच्छा, और एक चीज और टीबी के बारे में, किसका कॉन्फ्रेंस हो रहा है आज? वाराणसी में। इंडिया ने पहला अटेम्प्ट कब लिया था? 1962 में, टीबी एलिमिनेट करने का। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आया था नेशनल प्रोग्राम फॉर टीबी, एनपीटी। उसके बाद आरएनटीपी आया, आरएनपीटी, ये आया 1997 में। इसका आपको पूरे इंडिया के ऊपर स्टार्ट हुआ 2006 में। उसके बाद मोदी जी आ गए, उनको नाम अच्छा नहीं लगा, उन्होंने चेंज कर दिया, एनटीईपी कर दिया 2020 में, ठीक है। अच्छा, एक स्कीम भी है टीबी से रिलेटेड, जैसे द निक्षय। अभी बस रिकैप चल रहा है, कल हम लोगों ने पूरा डिटेल में इसको पढ़ा है टीबी को, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और टीबी से रिलेटेड की, हमारा टारगेट है 2025 का, 2025 तक हम एलिमिनेट करेंगे टीबी को बाई इंडिया। और वर्ल्ड का ग्लोबल टारगेट कितना है? ग्लोबल टारगेट है 2030, ठीक है। अच्छा, टीबी को कब फाउंड किया गया था? 24 मार्च को ही। डेट, ईयर आप मुझे बताएंगे, एंड किसने फाउंड किया था ये आप मुझे बताएंगे। ये दो चीज बताना बस कमेंट सेक्शन में, लगेगा कल कितना पढ़े हो नहीं पढ़े। बाकी सभी बातें मैंने यहाँ पर रिवाइज करवा दी है, ठीक है। इसके थ्रू रिवाइज कर लेना, कल के टीवी का लेक्चर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आज क्या आ रहा है कि देखो, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं अभी इस पे कि टीबी से रिलेटेड ना दवाइयाँ होती है, ठीक है। टीबी से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं, उस पे J&J यानी जॉनसन एंड जॉनसन का एक मेडिसिन है, देखेंगे अभी नाम उसका, उसको पेटेंट कराने की बात हो रही थी। पेटेंट तो है ही उसका, बट उसको पेटेंट को एवरग्रीन कराने की बात हो रही थी। एवरग्रीन का मतलब होता है जब तक है तब तक मेरा ही रहेगा। तो उसके कारण क्या होता है, पेटेंट के कारण प्राइसेस राइज हो जाते हैं, मतलब मोनोपोली हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई XY नाम की मेडिसिन है और उसको केवल मेरी कंपनी चलाती है, तो हम अपने हिसाब से इसका प्राइस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और अभी तो मार्केट को नीड है इस चीज की, तो ये अपने तरफ से करेगा। तो इंडियन पेटेंट्स ऑफिस ने मना कर दिया कि आप पेटेंट नहीं करा सकते हो। ऐसा पहले भी हो चुका है एक बार। अच्छा, ये क्या इन्होंने 2007 में किया था पेटेंट वाला। अच्छा, ये काम एक और के साथ हुआ है, नोवर्टिस के साथ, कैंसर रिलेटेड मेडिसिन है। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, कहा था कि नहीं, ये तुम्हारी हरकतें नहीं चलेंगी, ये जो पेटेंट करा के बैठ जाते हो ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। इंडिया has rejected the judges और करेंटली $400 फॉर 6 month ट्रीटमेंट। $400 सोच रहे हो कि 400 इंटू 80 करोगे तो 32,000 हो जाएगा ये इसकी। हाँ, 32,000 रुपए की दवाई है, नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जुलाई के बाद जेनरिक प्रोड्यूसर्स लाइक लुपिन एंड मैक्लिडोज आर लाइकली टू मैन्युफैक्चर द ड्रग। तो दो कौन सी बनाएंगी? लुपिन और मैक्लिडोज बनाएंगी इसका दवाई टीबी का, तो वो मे भी सस्ता हो जाए उस टाइम पर। अब इस 2007 से एवरग्रीन इंडल्स था इनका। अभी जस्ट देखो, सब बातें बताई मैंने यहाँ पर, इसको भी ध्यान से सुना होगा ना तो चीजें याद हो गई होंगी। 2007 में पेटेंट कराने की बात हुई थी, एवरग्रीन मोनोपोली मेडिसिन टीबी का और नोवर्टिस। तो पहली बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। उसके बाद पेटेंट्स एक्ट कब आया था? 1970 में। उसका कौन कौन सा सेक्शन प्रोटेक्ट करता है एवरग्रीन को? 3D 54 53 क्लॉज 4 एंड 107A। नोवर्टिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था एक केस, जिसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया था कि लेजिस्लेटिव इंटेंट इज टू प्रिवेंट एवरग्रीन फॉर ऑफ पेटेंट मोनोपोली इज नो वे एनहांसेस द ड्रग्स थ्योरेटिक एफिकेसी। कहीं से भी अगर आप पेटेंट कराते हो तो ड्रग की थ्योरेटिक एफिकेसी नहीं बढ़ा देता है वो, ठीक है, उल्टा उसका दाम ही बढ़ाता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। चलिए नीचे और देखें तो इसमें कितने लोग बेनिफिट होंगे। अच्छा, इस दवाई का नाम याद रख लो यार, अगर मन है तो, बेडाक्यूलिन, बीडाक्यूलाइन ये दवाई का नाम है। तो इसका सप्लाई तो क्या मे बी ये आसान हो जाए, लुपिन वगैरह बनाएंगे तो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई इज इंडिया कैंपर टू ऑड्स विद न्यू। देखो, रिसेंटली आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, मे बी उसको रीच करने में प्रॉब्लम हो, बट वी शुड नॉट डेविएट आवर टारगेट। 2030 तक का विजन भी इन्होंने बताया, और ये चीज हुई थी 2015 पेरिस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, ठीक है। तो इससे इंडिया क्या कर रहा है? इसको अचीव करने के लिए इंडिया क्या करेगा? कार्बन सिंक करेगा।
तो अपन देखेंगे पहले कि कार्बन सिंक क्या होता है। कार्बन सिंक एक नेचुरल आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर क्रिएट कर दिया दैट अब्सॉर्ब्स एंड स्टोर्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जैसे दो तीन तरीके से कार्बन सिंक कराया जाता है। अगर एक नॉर्मल समझो कि एक तो होता है वाटर में पुश कर दिया जाता है कार्बन, जितना भी एक्स्ट्रा कार्बन है कलेक्ट करके पुश कर दिया पानी में, तो वो अंदर चला गया सारा, तो एनवायरमेंट से कार्बन हट गया। दूसरा होता है नेचुरल या आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर, एफोरेस्टेशन करके जब पौधे लगाओगे तो क्या होगा, वो कार्बन एब्जॉर्ब, कार्बन उसमें लेगा अपने पास ड्यूरिंग द वो अपने प्रोसेस में, तो उससे क्या होगा कि कार्बन का जो अमाउंट है एटमोस्फेयर में वो कमेगा। ठीक है, अब हमारा क्या है कार्बन सिंक का टारगेट 2.5 से 3 जीटी कार्बन डाइऑक्साइड। जीटी इज द अमाउंट की जिसमें वही करने वाले हैं। एंड ये 2030 का ट्री कवर का टारगेट है। कैंपा हैज कम अंडर फायर फॉर फैसिलिटेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड आईपीसीसी ये भी बोल रहा है कि रिड्यूसिंग कन्वर्जन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम और सोलर पावर पे ऊपर आप जाइए। कैंपा एग्जैक्टली क्या होता है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। मतलब अगर आप एक जगह से पेड़ काट रहे हो तो दूसरी जगह, जैसे अंडमान से काट रहे हैं तो हरियाणा में लगाने का सोच रहे हैं, लगा लो एफोरेस्टेशन कर लो हरियाणा में। 2004 में स्टैब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था टीएन गोदावर्मन वर्सेस, मैंने कुछ दिन पहले ये केस के ऊपर रील भी बनाई थी कि टीएन गोदावर्मन में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बात की है जो ईईजेड होता है। ठीक है, और 2002 में ये ऑर्डर दिया था कि कैंपा फंड भी बनाया जाए। कैंपा फंड बहुत बाद में बना, 2018 में बना, बट कैंपा 2004 में बन गया था। कैंपा इज अ कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। ठीक है, कंपनसेटरी एफोरेशन फंड बनाया गया 2016 में, उसको रिलीज किया गया 2018 में। 90% स्टेट करता है, 10% सेंटर करता है, ये याद रखना। हेड कौन होता है, तो कोई भी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर होगा, सेंटर में यूनियन मिनिस्टर, स्टेट में स्टेट मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट अफेयर्स। अच्छा, एक नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट द पॉलीगैमी एंड निकाह हलाला। देखो ये सेक्शन 494 से रिलेट कर रहा है यहाँ पे आईपीसी का। तो ये क्वेश्चन जो है वो लीगल और सीए दोनों का टॉपिक है। जिनको नहीं पता पॉलीगैमी का मतलब होता है, इस पे मेरा कुछ इंटेंशन है नहीं डिस्कस करने का। जिसको पॉलीगैमी नहीं पता मतलब कि मोर देन वन वाइफ, वन हैड मैरिज, है ना। गैमी का, गैमोस का मतलब होता है मैरिज, पॉली मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो बहुत सारे, तो यहाँ पर रहता है पॉलीगैमी। इस्लाम में कितने मैरिज, 4 निकाह अलाउड है। तो इस चीज के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सुनवाई कर सकता है। और निकाह हलाला, दैट इज द वर्स्ट प्रैक्टिस आई हैव एवर सीन। ठीक है, और आई हैव एवर कम अक्रॉस दैट द वर्स्ट प्रैक्टिस। ठीक है, अ मुस्लिम विमेन, ठीक है, कैन नॉट से कि इट इज अ गुड प्रैक्टिस और सो एंड सो फोर्थ। क्योंकि भाई जो ये प्रैक्टिस है ना, जिसे नहीं पता देख लो ध्यान से। अच्छा, एक मूवी भी देख लेना, निकाह करके एक मूवी है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, देखना। निकाह हलाला क्या होता है कि लेट सपोज एक विमेन है, ठीक है, उसने बी से शादी कर ली। ठीक है, बी हस्बैंड है, प्लस और माइनस इज द वाइफ। ठीक है, ये साइन होता है रीजनिंग में। ऐसा प्लस माइनस का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, रीजनिंग में साइन ही होता है, प्लस फॉर द मेल माइनस फॉर द हस्बैंड फॉर द फीमेल। तो ए इज द वाइफ एंड बी इज द फीमेल। ठीक है, अब ए की शादी हो गई बी से, बी ने ए को दे दिया तलाक, बट इनका प्यार अमर रहने वाला था, वापस से नहीं थी कि भाई नहीं रह सकते दूसरे के बिना, गलती हो गई तलाक देके। बाद में रियलाइजेशन हुआ इनको, तो फिर बाद में रियलाइजेशन हुआ तो ए डायरेक्ट बी से शादी कर लेगी, नहीं कर पाएगी। ए को किसी थर्ड पर्सन से, सी से रिलेटिंग टू द बी, उससे शादी करनी होगी। एंड देन सी से अपना मैरिज कॉन्ज्यूमेट कराना होगा। मैरिज कॉन्ज्यूमेट करने का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टेब्लिश करना होगा। फिर उसके बाद स्टेब्लिश करने के बाद सी से तलाक लेना होगा। फिर उसके बाद आप बी से शादी कर सकते हो, डेट इज कंसिडर्ड निकाह हलाला। तो इसको सुप्रीम कोर्ट काफी सीरियसली ले भी रहा है कि शरीयत एक्ट के अंदर इसको क्यों हटाओ भाई यहाँ से। 1937 का जो एक्ट है उस पर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बैठाइए, बट हाँ टाइम एंड देन कहीं ना कहीं यह मामला आके फंस जाता है वक्फ बोर्ड एंड मौलाना साहब के पास जाकर के, क्योंकि फतवा जारी कर देते हैं तुरंत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वर्स्ट प्रैक्टिस है, तो इस पे आप ऐसे वगैरह लिखने का सोच सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एक्सरसाइज वायु परिहार। इसमें थोड़ा सा याद करने वाली चीज है, तो बी रेडी। वायु परिहार ज्वाइंट एक्सरसाइज है एयरफोर्स का, वायु से नाम से समझ में आता है। मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज है, ज्वाइंटली कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। आर्मी और एयरफोर्स का अपने में ही खेलते हैं अपन। ठीक है, द आर्मी एंड द नेवी 96 आर एक्सरसाइज होती है ईस्टर्न थिएटर में। ऑब्जेक्टिव टू वैलिडेट ज्वाइंट प्लान्स टू प्रोसिक्यूट सिनर्जाइज्ड मल्टीपल डोमेन ऑपरेशंस, की कैसे हम आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों एक साथ में कैसे काम कर सकती हैं। एक डिज्नी हॉटस्टार पे कोई वेब सीरीज भी आई जिसपे रैपिड एक्शन फोर्सेस के लिए है ये। ठीक है,
नेक्स्ट देखा जाए तो एयर लैंडेड फोर्स फर्दर, इसमें बाकी और कुछ नहीं है, बस अगर वायु प्रयार किसके बीच है तो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के बीच में है। नाउ अ क्लाइमेट चेंज सर्वाइवल गाइड टू एक्ट ऑन, ये आईपीसीसी का वही असेसमेंट के ऊपर है। इंडिया पुश फॉर द सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा व्यापारी है ताइवान, ठीक है, ये याद रखना, छोटी सी कंट्री भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखता है वो अपने पास। ताइवान इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर्स का। नाउ व्हाई डू दीस केसेस बच्चन सिंह, हु डू दीस केसेस बच्चन सिंह एंड दीनदयाल, उस दिन बताया था, डेथ पेनाल्टी से रिलेट करता है। अब्राहम अकॉर्ड, ये यूएस ने अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाई थी यूएई और इसराइल के बीच में। विच कंट्री विल होस्ट द 2023 COP, यूएई। इन विच ईयर डिड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड ट्यूबरक्लोसिस ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, कल ही पढ़ाया 1993। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फिर हवा मारते हो। मुलायम सिंह यादव, कल बताया तो था कि मुलायम सिंह यादव को मिला है, ठीक है, पद्म विभूषण मिला है मुलायम सिंह यादव को। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली चेंज द स्टेट पेंशन एज फ्रॉम 62 to 64, इट इज द फ्रांस, वहीं पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। सो these were all from the questions, and if you have any doubt just mention in the comment section. Thank you, that's all from my side.